साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में एक बार फिर से कोहराम मचा है। एक बार फिर से ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और ईडी तूफानी धमाकेदार एक्शन में नजर आ रही है और एक बार बड़े खिलाड़ी के घर पर दावा बोल दिया है। जी हां, ईडी ने धावा बोल दिया है। संजय राउत के साथ ही नवाब मलिक के भी एक और करीबी को दबोच लिया है। संजय राउत को, नवाब मलिक को बड़ा ट्रेलर भी दिखा दिया है, बता दिया है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार मामला 100 करोड़ तक का कहा जा रहा है। तो क्या है नया मामला, क्या है नया एक्शन, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि अब महाराष्ट्र की सियासत किस ओर जा रही है, क्या होने वाला है नया, कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत के हालात तो बेहद खराब ही हो चुके हैं। भले वो जेल से बाहर हैं, लेकिन उनकी कंडीशन ठीक कहीं नहीं जा सकती। तो वहीं नवाब मलिक भी अभी शिकंजे से छूट नहीं पाए हैं, क्योंकि वो अभी भी पुलिस की अभिरक्षा में ही है। भले ही नवाब मलिक का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन मलिक की कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें बेल मिली नहीं है। इलाज भी चल ही रहा है, ठीक से हो नहीं पा रहा है। आगे भी बेल कब मिलेगी कहा नहीं जा सकता। जबकि राउत पर तो एक बार फिर से एक्शन होने की चर्चाएं हर रोज होती रहती है। अब इस बीच मुंबई में एक बार फिर से भगदड़ मच गई, एक बार फिर से हलचल मच गई, क्योंकि कहानी में तब ट्विस्ट आ गया जब संजय राउत और नवाब मलिक के करीबी पूर्व मंत्री एनसीबी के नेता हसन मुर्शिद के घर सुबह सुबह और ईडी की टीम वहां पर पहुंच गई। जी हां, हसन मुर्शिद के घर और दफ्तर पर ईडी की टीम पहुंची। 11 जनवरी की सुबह पूरे लाल लश्कर के साथ ईडी की टीम ने घर और दफ्तर पर धावा बोल दिया, छापेमारी शुरू कर दी। ये पूरा का पूरा छापा 100 करोड़ के घोटाले को लेकर है, जो कि शुगर मिल के रूप में किया गया था, जिसका आरोप बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हसन मुर्शिद पर लगाया था। हालांकि एक बार पहले भी ईडी की टीम ने छापेमारी की थी, लेकिन तब मामला ज्यादा गंभीर हो नहीं पाया था। लेकिन इस बार कुछ अलग था, आगे लेवल पर था, क्योंकि इस बार ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी, सारे दस्तावेजों के साथ पहुंची थी और सुबह सुबह हसन मुर्शिद के घर और ऑफिस पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। आगे देखिए, हालात ये थे कि हसन मुर्शिद कुछ समझ पाते, कुछ सोच पाते, इससे पहले ही सुबह सुबह ही ईडी की टीम वहां पहुंची और दस्तावेजों के साथ घर में रखे कैश की भी तलाश होने लगी। हालांकि इस बीच जांच जारी है, तलाश भी जारी है, लेकिन मामले में वहीं पर ट्विस्ट भी आ गया जब संजय राउत इस मामले में भी एक बार फिर से सबसे पहले बोल पड़े। जी हां, बाकी सब लोग चुप थे। खुद एनसीबी की पार्टी की तरफ से तब तक कोई बयान नहीं आया था, लेकिन हाँ, संजय राउत बोल पड़े और संजय राउत खुद ही बोल पड़े, तो साफ हो गया कि मामला हसन मुर्शिद का तो है, लेकिन साथ ही साथ बड़ा ट्रेलर संजय राउत को, नवाब मलिक को भी दिखाया जा रहा है। उन्हें भी बताया जा रहा है कि आगे क्या होने वाला है। संजय राउत ने सुबह सुबह कहा कि ये डराने के लिए हो रहा है। जो भी फडणवीस और शिंदे सरकार के खिलाफ बोलता है, तो उसे डराने के लिए, कुचलने के लिए, उसका मुंह बंद करने के लिए ऐसे एक्शन किए जा रहे हैं और ये खास तौर पर मुझे डराने के लिए हो रहा है। जी हाँ, संजय राउत ने खुद ही मान लिया कि ये सब कुछ उन्हें डराने के लिए हो रहा है, उनके साथ ही होने वाला, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। संजय राउत ने एक बार फिर ये कहा, जिसके बाद साफ साफ लग गया कि संजय राउत डर तो रहे, इसीलिए बार बार वो कहते हैं कि मैं डर नहीं रहा। आगे देखिए, शरद पवार की पार्टी एनसीबी की तरफ से भी इस पर बयान आया और कहा गया कि पहले बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं और फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां उसी जांच के नाम पर परेशान करने के लिए मुंबई पहुंच जाती हैं। जबरदस्ती विरोधियों को जेल में डाल दिया जाता है और ये सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर शरद पवार की पार्टी एनसीबी और संजय राउत ने भले इस कार्रवाई का विरोध किया है, लेकिन साफ साफ झलक रहा है कि वो डर चुके हैं, घबरा चुके हैं। और कंडीशन ये कि उन्हें भी लगने लगा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी किसी को भी, यहाँ तक कि खुद उनको भी दोबारा से जेल में डाला जा सकता है। और इसे ईडी का, नवाब मलिक को, संजय राउत को बड़ा ट्रेलर भी माना जा रहा है कि ईडी क्या कर सकती, क्या आगे करने वाली, ये उनको दिखा दिया गया है, बता दिया गया। असल में ये पूरा मामला शुगर मिल को लेकर था। इसमें आरोप है कि शुगर मिल को पहले खरीदा गया और उसके जरिए काले पैसे को व्हाइट किया गया और आरोप है कि पैसे को इधर से उधर भी किया गया और किरीट सोमैया ने बड़े आरोप लगाए थे और उसी मामले को लेकर ईडी ने यहाँ पर एक्शन लिया। इसी को लेकर ईडी ने धावा बोल दिया, जिसके बाद से मुंबई में विरोधियों के घर में डर और भय का माहौल है। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, क्या ये नया एक्शन का ट्रेलर है या फिर संजय राउत बुरी तरह से खुद ही घबरा गए हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
तो संजय राउत ने अपने नए बयान से खलबली मचा दिया, हंगामा मचा दिया, जिसके बाद मुंबई में, महाराष्ट्र में नया सियासी बवाल है, नया सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। तो सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि संजय राउत ने क्या कहा, क्या किया, और फिर बताएंगे कि आगे सवाल क्यों उठ गए। तो संजय राउत ने मुंबई में नया बयान दिया, जिसमें संजय राउत ने साफ साफ कहा कि अब उनका राजनीति की पिछली सीट पर बैठने का वक्त आ गया और उनके संन्यास का समय आ गया। जी हाँ, संजय राउत ने आगे कहा, अब नई और युवा पीढ़ी को बढ़ाने का समय है। नई और युवा पीढ़ी ने बहुत कुछ सीख लिया है, नई पीढ़ी मैच्योर हो गई है और नई पीढ़ी को कमान देने का वक्त आ गया है। अब यहाँ पर संजय राउत ने आदित्य ठाकरे की जमकर तारीफ की। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र की पिछली सरकार में मंत्री रहे आदित्य ठाकरे की संजय राउत ने तारीफ की और कहा कि वो अब काफी मैच्योर हो गए हैं और उन्होंने अपनी मैच्योरिटी दिखाई भी है और उन्हें लीड करना है, उन्हें लीडरशिप संभालनी है। अब यहाँ पर कई सवाल खड़े हो गए, जिसमें पहला सवाल यही है कि क्या संजय राउत अपनी बात बोल रहे हैं या फिर उद्धव ठाकरे की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि अमूमन उद्धव ठाकरे बयान देते नहीं है, मीडिया के सामने भी कम ही आते हैं, तो कई बार उनकी तरफ से बयान या तो संजय राउत या फिर पार्टी का ही कोई और नेता जारी करता है। तो ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या ये उद्धव ठाकरे की भाषा है जो कि संजय राउत बोल रहे हैं और क्या अगले चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे संन्यास ले लेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि उद्धव ठाकरे भी अभी सिर्फ 62 साल के ही हैं, जो कि राजनीति में काफी कम उम्र मानी जाती है। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या संजय राउत खुद संन्यास ले लेंगे। जी हाँ, 61 साल के संजय राउत ने बयान दिया है, तो जाहिर सी बात है कि बात भी उनकी ही होगी और सवाल भी उन पर ही उठेगा कि क्या वाकई में संजय राउत खुद ही संन्यास ले लेंगे, और संन्यास ले लेंगे तो करेंगे क्या, क्या फिर से पत्रकारिता में आएंगे या फिर सिर्फ घर बैठकर किताबें लिखेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि संजय राउत संन्यास क्यों लेंगे। क्या संजय राउत डर गए हैं, क्या राउत घबरा गए हैं, क्या राउत को राजनीति के दांव पेंच से अब डर लगने लगा है। जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि इससे पहले कभी भी संजय राउत ने राजनीति छोड़ने की बात तक नहीं की थी, मगर पिछले 1 साल में संजय राउत ने बहुत कुछ डाउन देखा है। पहले सरकार गई, फिर जेल गए और उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद भी हर वक्त तलवार लटकी हुई है। लिहाजा क्या वाकई संजय राउत घबरा गए हैं, तो ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा होने लगा। चौथा सवाल ये भी है कि क्या ये पैंतरा है। जी हाँ, संजय राउत अक्सर कुछ न कुछ ऐसा सीक्रेट गेम खेलते हैं कि विरोधी भी हैरान हो जाते हैं। लिहाजा इस बार भी जब संजय राउत ने संन्यास लेने की बात कही और पिछली सीट पर बैठने की बात कही, तो इसे पैंतरा तक कहा जाने लगा, प्लान तक कहा जाने लगा कि संजय राउत की सोची समझी प्लानिंग हो सकती है, सोची समझी रणनीति हो सकती है, क्योंकि राउत का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। तो कुल मिलाकर संजय राउत के बयान से महाराष्ट्र में नई खलबली मची हुई है, नया तूफान आया हुआ है, नया सियासी हलचल मची हुई है। हालांकि विरोधी भी हैरान है, लेकिन सतर्क हैं कि संजय राउत को आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो वो संन्यास की बात कहने लगे, क्या ऐसा हो गया कि संन्यास की बात बोलने लगे। राउत की प्लानिंग को लेकर भी विरोधी सतर्क हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है, क्या वाकई संजय राउत संन्यास ले लेंगे या फिर कुछ और ही प्लान यहाँ पर हो रहा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।